तो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वर्णमाला के अंदर ही हमने स्वर को पढ़ चुका है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसको? व्यंजन को। जो हमारे वर्णमाला में वर्णों को हम दो वर्गों में बांटे थे। कौन कौन से वर्ग थे? पहला था स्वर वर्ण, दूसरा था हमारा व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण अब क्या होता है? तो व्यंजन वर्ण देखिए क्या होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर मिला होता है उसे व्यंजन कहते हैं। क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर मिला होता है उसे व्यंजन कहते हैं। हमने बताया था स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, उसे किसी पे आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? व्यंजन स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं है। व्यंजन को क्या करना होता है? व्यंजन को अपने आप को पूरा करने के लिए हमेशा किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की। ठीक है। तो क्या है? व्यंजन वो वर्ण है, वो सारे के सारे वर्ण जो स्वर की सहायता से पूर्ण होते हैं, यानी जिनके उच्चारण में हमेशा स्वर मिला होता है। ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं क से लेकर के ज्ञ तक के सारे क्या है? सारे के सारे हमारे व्यंजन हैं। अब आगे इसमें हमने एक और चीज़ बताया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि मूल व्यंजन क्या होता है। मूल व्यंजन क्या होता है? जिस व्यंजन वर्ण में स्वर का मेल नहीं होता है, ध्यान दीजिए, जिस व्यंजन वर्ण में स्वर का मेल नहीं होता है, यानी इसमें पूरी तरह से जब व्यंजन स्वतंत्र हो जाते हैं, अपने में से स्वर को छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, तो वो व्यंजन हमारा मूल व्यंजन कहलाता है। जिसमें हम क से लेकर के ज्ञ तक के सारे वर्ण में क्या करेंगे? हलंत लगा देंगे, यानी उनमें से अ को हटा देंगे। ठीक है। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? मूल व्यंजन हो जाएंगे। जैसे देखिए, क के बाद हलंत है, ख के बाद हलंत है, ग के बाद हलंत है, इसी तरह च के बाद भी हलंत लगा लीजिए, ज के बाद हलंत लगा लीजिए। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे हमारे मूल व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है। अब व्यंजनों की संख्या देखिए, जैसे स्वरों की संख्या हमने पढ़ा था कि स्वर जो मुख्यतः और कुल, उसी तरह व्यंजन भी है। व्यंजन की मुख्यतः संख्या कितनी है? 33। ठीक है। कितनी है? 33, 33। और कुल संख्या कितनी है? 35। व्यंजन मुख्य रूप से 33 संख्या में और कुल हमारे 35 है। और इन्हीं स्वर और व्यंजन को हम अगर एक साथ पिरो देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? जो हमारा टॉपिक था, क्या? वर्णमाला। ठीक है। स्वर तथा व्यंजन के क्रमशः मेल को वर्णमाला कहते हैं। क्रमशः का मतलब क्रमबद्ध होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं। आपको पता होना चाहिए कि स्वर पहले आता है फिर व्यंजन आता है। ठीक है। तो वर्णमाला जब भी आप बचपन में भी पढ़े होंगे तब भी आपको याद होगा, पहले स्वर पढ़ते थे फिर व्यंजन पढ़ते थे। ठीक है। तो वर्णमाला होती है। अब वर्णों में कुल संख्या कितनी? तो यहाँ पे मुख्यतः की बात नहीं है। वर्णमाला में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो वर्णमाला में वर्णों की कुल ही संख्या पढ़ते हैं, उसमें कोई मुख्यतः और मुख्य संख्या की बात नहीं होती। तो वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, यही सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के भेद क्या होते हैं? तो व्यंजन के यहाँ पर 3 भेद हैं। हालांकि इसके अलावा भी वर्णों को और भागों में बांटा गया है जो व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन मुख्यतः व्यंजन के भेद क्या हैं? 3 होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म या स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है। क्या होता है? ऊष्म या संघर्षी। अब यहाँ पर देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्याएं कितनी होती है? 25, जो 5 वर्ग में बटे होते हैं। ठीक है। क्या होती है? जो 5 वर्ग में बटे होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 संख्याएं होती है। ये यहाँ पर वर्ग के हिसाब से वर्गीकरण भी है, इनको लिखा गया है। ठीक है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन कुल संख्या में 25 होते हैं, जो 5 वर्गों में बटा होता है, जिनके पहले वर्ण को ही उसके वर्ग के नाम से बोला जाता है। जैसे ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है। आगे वाले टॉपिक में, अगली वीडियो में फिर से इसको डिस्कस करेंगे। हालांकि इसकी संख्याएं हम समझते हैं। ठीक है। 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितनी होती है? संख्याओं में 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन संख्याओं में कितने होते हैं? 4 होते हैं, जो होते हैं य, र, ल, व। ठीक है। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, ऊष्म व्यंजन का एक और नाम है संघर्षी व्यंजन। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नाम बदल बदल के चीज़ों को पूछा जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हों, लेकिन याद रखिएगा कि ऊष्म व्यंजन ही संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी भी संख्या 4 है, जो होते हैं श, 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 ह, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? स, 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 ह। ठीक है। अब इनको हम लोग आगे चल के इनके उच्चारण स्थान के हिसाब से भी इनको पढ़ेंगे, जिसमें तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स होता है। ये तालव्य स होता है, ये मूर्धन्य स, ये दंत स होता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन में हम एक नया वर्ण को पढ़ते हैं जो बचपन में वर्णमाला में हम लोग नहीं देखे थे। वर्णमाला में बचपन में हमें उसको हम लोग नहीं देखे थे, हालांकि इसको भी वर्णमाला में लिया जाता है, जिसमें आता है छ त्र ज्ञ, यहाँ तक तो पढ़ते थे। एक आता है इसमें स्र, इनकी भी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन इसलिए क्योंकि इनको और डिटेल से हम समझते हैं, क्योंकि ये इनमें एक व्यंजन नहीं होते, इनमें 2 व्यंजन संयुक्त रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे इनको हम वर्गीकृत वर्ण विच्छेद करके बताते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर, जैसे पहला क्या है छ, इनमें हमारा क्या क्या है, इनमें हमारा क है, श है और अ। आपको पता है कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बन सकता है, अतः इसमें देखिए अ सब में रहेगा। ठीक है, तो इन तीनों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमारा संयुक्त व्यंजन छ बनता है। ठीक है, उसके बाद त्र, त्र में देखेंगे तो त्र में हमारा क्या होता है, त होता है, र होता है और अ। इसमें भी अ आएगा क्योंकि इनके साथ ही हमारा व्यंजन पूर्ण होता है। तो त, र और अ, इसमें देखिए 2 हमारे क्या 2 व्यंजन जुड़े हैं कि नहीं, यहाँ भी 2 व्यंजन, यहाँ भी 2 व्यंजन, इसलिए संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद एक आता है हमारा क्या, ज्ञ। अब ज्ञ की खूबसूरती आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्याकरण की खूबसूरती क्या है। ज्ञ उच्चारण के तौर पे देखा जाए तो इसमें ग और य आ रहा है, लेकिन ये दोनों इसमें नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है, ज और इय, इन दोनों को अ के साथ जोड़ते हैं तो हमारा ज्ञ बनता है। ये देखिए व्याकरण की खूबसूरती, यहाँ पे ज और य जुड़ के ज्ञ बन रहा है, लेकिन उच्चारण देखिए तो ऐसा लगता है जैसे इसमें ग और य मिला हुआ है। बल्कि ऐसा गलती आप ना कीजिएगा, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह पूछा जाता है कि इनको हम लोग, इनका वर्ण विच्छेद क्या है, तो वर्ण विच्छेद में बच्चे गड़बड़ करते हैं। फिर आता है श्र, फिर आता है क्या, श्र। श्र कैसे बनता है, तो श्र में हमारा ये स होता है, फिर र होता है और उसके साथ अ होता है। तो देखिए सारे के सारे जो संयुक्त व्यंजन है हमारे, देखिए यहाँ से सारे के सारे संयुक्त व्यंजन में हमारे क्या है, 2-2 व्यंजन आपस में मिले हुए हैं। पहले छ में क और श मिले हुए हैं, त्र में त और र मिले हुए हैं, ज्ञ में ज और इय मिले हुए हैं, श्र में स और र मिले हुए हैं। इन सबको मिलाकर हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया ये 4। और इसके अलावा भी ये देखिए, ये मुख्य रूप से व्यंजन के भेद से अलग के ये 2 भेद हैं, ये दोनों भेद अलग से हैं। और इनका हमारा अगला आता है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। इनकी संख्याएं 2 ही होती है, इनके बारे में भी पूछा जाता है, इनके पूछ लिया जाता है ये देख करके इनमें से कौन से वर्ण, ये कौन से व्यंजन है, तो ये द्विगुण है या तो उच्छिप्त व्यंजन है, जिसमें ड और ढ होता है। देखने में देखिए इन दोनों के जैसे ही, बस इनमें क्या है, नीचे नुक्ता वाले पॉइंट लगे हुए हैं। ठीक है, अब संख्या को गिनते हैं। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पर 35 हमने बताया कि स्वर और व्यंजन के मेल को वर्णमाला कहते हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वहाँ पर हमने बताया था कुल संख्या कितनी, 13, यहाँ पर कुल संख्या 35, उन दोनों को ऐड कर दे तो 52 तो हो नहीं रहा है, और वर्णमाला में टोटल 52 संख्या होता है। तो इसी को बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है। ठीक है, हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और बहुत डीपली समझना है, ताकि पूरी तरह से वर्णमाला एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए कि क्या है, कहाँ से कौन से वर्ण कैसे कैसे आते हैं। तो देखिए आपको बताया था हमने स्वर में मुख्य संख्या 11, 2 अयोगवाह जोड़कर हुआ 13। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मुख्य संख्या हमारा कितना है 11 और 2 अयोगवाह जोड़कर 13 हो गया। ठीक है, व्यंजनों में मुख्य संख्या 33 है। अब ये 33 जो संख्या है वो किनको किनको लेकर शामिल हुआ है, उसमें जैसे हमने अयोगवाह में अन और अ को हटाकर 11 बताया था, उनको लेकर 13 हो गया था। इस तरह इसमें 33 में कौन कौन से आते हैं, तो ये 25 आता है, पहला स्पर्श व्यंजन। दूसरा ये 4 आता है, 25 4 29 अंतस्थ व्यंजन। और अगला हमारा ये उष्म व्यंजन आता है, ये 4। ठीक है, आपको समझ में आया, ये 4 और ये 25, ये 4 और ये 4, कुल मिलाकर हमारे टोटल कितने 33 आ गए। इन 33 में हम क्या करते हैं, ये मुख्य रूप से इन 33 में हम 2 और कौन सा, ये द्विगुण वाले को ऐड करते हैं, ना कि संयुक्त को। ध्यान दीजिएगा, इनमें हम क्या करते हैं, इन द्विगुण को ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये दोनों मिलाकर 35 हो जाता है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है कि व्यंजन में मुख्य कौन से 33 हैं, तो ये तीनों जहाँ पे हमने व्यंजन के भेद में बोला था, और एक स्पेशल द्विगुण को इसमें ऐड करके हम टोटल बनाते हैं। ठीक है, वर्णमाला में क्या होता है, इनके साथ इसमें संयुक्त जो छोड़े हैं, संयुक्त व्यंजन को हम ऐड कर लेते तो 4 को हमारा फिर हमारा हो जाता है वर्णमाला। तो अब देखिए ये 13,
ये 35, 35 और ये 4, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 48 और 4 52, टोटल कितने हो गए 52। तो ये हमारा टोटल 52 संख्या हो गया वर्णमाला के। समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना टॉपिक। अब बाकी अगला टॉपिक में हम इनको क्या करेंगे, इनको वर्गीकृत करेंगे, फिर इनके हम कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसमें अल्प प्राण महाप्राण होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उच्चारण स्थान को लेकर चलेंगे।